गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नीट के लिए पूरी बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बजाय पहले साइड बुक से पढ़ेंगे ताकि हमको एनसीईआरटी समझ में आए। एनसीईआरटी पढ़ने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को डायरेक्टली सीधा पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब तक आप एनसीईआरटी की चीज़ों को डिटेल में पहले आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको एनसीईआरटी कभी समझ में नहीं आएगी, और लास्ट में जाके इंसान को ये लगता है कि हमसे नीट के क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा था, पढ़ा हुआ भी आया था, तो सब क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं। सवाल ये आता है कि उसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन हैं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम नीट का वो प्रिस्क्राइब सिलेबस देखेंगे कि इस चैप्टर से पूछता क्या है, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, यूनिट 1, डायवर्सिटी वाला पार्ट है, जिसमें पहला है व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। उसके बाद बात आती है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की, देन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये इतना पार्ट है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है पढ़ने के दौरान, बट एट लास्ट हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा नाम है चैप्टर का लिविंग वर्ल्ड, और पहली टर्म आती है हमारे सामने, दैट इज टेक्सोनॉमी। व्हाट इज मीन बाय टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी है क्या? टेक्सोनॉमी इज एक्चुअली द अरेंजमेंट लॉ। किसकी बात करता है? लॉ ऑफ अरेंजमेंट की बात करता है। किस चीज को अरेंज करना? तो ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। किस हिसाब से? तो उनकी प्रॉपर्टी, उनके फीचर्स के हिसाब से अरेंज करना। ठीक, इसकी जो सबसे पहले स्टडी करी थी वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एपी डे कंडोले। ठीक, उनका नाम था एपी डे कंडोले। ये जो पहली थ्योरी दी गई थी, ये दी गई थी एपी डे कंडोले के द्वारा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, इन्होंने किताब लिखी। जैसे होता क्या था कि पहले के समय में जैसे आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो उस समय इंस्टाग्राम जैसी चीज़ नहीं होती थी, या यूट्यूब जैसी चीज़ नहीं होती थी कि आप लाइव आए और आपने कोई भी चीज़ लिख दी या बोल दी, हेलो गाइस आज मैंने जो है टेक्सोनॉमी की खोज की है। तो करते क्या थे? सबसे आसान तरीका होता था किताब लिखना, बुक्स को लिखना, और इन्हीं बुक्स को लिख के साइंटिस्ट अपनी बातों को रखते थे। इन्होंने जो किताब लिखी इसका नाम था थ्योरीज एलिमेंट्री दी ला बॉटनिका। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्यों अजीबोगरीब नाम क्यों है? बिकॉज ये फ्रेंच भाषा में लिखे गए हैं, फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, उसमें लिखे गए हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक, तो इन्होंने क्या समझाया कि किसी भी जीव को अगर हमको स्टडी करना है तो हमको उसके एक लॉ, बेसिक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, अरेंजमेंट के एक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी किसी जीव को हम पहचान पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कैसे कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो पहला ये टॉपिक बनता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। समझो, जैसे मान लो आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, ठीक है, और जंगल में से गुजरने के दौरान आपको दूर से कहीं पर अंधेरे में 2 आंखें दिखाई दी, तो एक बार को आपको यमराज याद तो आ ही जाएंगे कि भगवान इट्स टाइम टू लीव द अर्थ, अब मेरे जाने का समय आ गया है, जो गलतियां अपराध हमसे हुई उनको हमको क्षमा करना। तो लेकिन फिर भी आपको लगता है यार मेरे एरिया में शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घे जैसी चीज़ें तो पाई नहीं जाती, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत आती है। तो जो पहला स्टेप आप प्रयास करते हो करने का, वो क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमी का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि है क्या। ठीक, तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया। सेकंड जो आप काम करते हो वो क्या करते हो? उसका नामकरण करते हो। कैसे नामकरण करोगे? तो सेकंड स्टेप आता है टेक्सोनॉमी, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। लेकिन नोमेनक्लेचर आप ऐसे उठ के कभी भी नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे फिर नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर के लिए स्टैंडर्ड कुछ लॉ बनाए गए हैं, उन लॉज को आगे हम पढ़ेंगे। उन लॉज के तहत आपको किसी भी जीव का नामकरण करना है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नामकरण कर लिया, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। एंड द थर्ड थिंग जो आप करने वाले हो, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात करें, उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं एक बार। ये रही इसका डेफिनेशन, क्या लिखा है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। यानी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, और उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। किस हिसाब से? उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जो अभी तक हमने पढ़ा आपके दिमाग में आया? बिल्कुल आया। क्या कहा? टेक्सोनॉमी है क्या? तो टेक्सोनॉमी इज अ लॉ ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का लॉ है। किसने दिया? तो एपी डे कंडोले ने दिया। कैसे दिया? तो उन्होंने किताब लिखी फ्रेंच भाषा में, जिसका नाम था थ्योरीज एलिमेंट्री दी ला बॉटनिका। इंग्लिश में कहते हैं थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक, ये किताब है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें किन बातों की बात की गई? 3 चीजों की बात की गई, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये जो लैंग्वेज है ये पूरी एनसीईआरटी की है। आइए आगे चले, ये समझ में आया आपको? आइए
नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है किसी को अब वर्ड ही करे सिस्टमैटिक, सिस्टम के हिसाब से। कैसे सिस्टम के हिसाब से? तो जीवों के सिस्टम के हिसाब से। आज के समय में अगर हम बात करें सिस्टमैटिक की, ये जो टर्म दी थी, दिस टर्म वाज गिवन बाय लीनियस। किसने दिया था? लीनियस ने इस बात को समझाया था कि सिस्टमैटिक होता क्या है। इन्होंने सेम बात करी जैसे टैक्सोनॉमी बात करती है। टैक्सोनॉमी किन बातों को बताया? टैक्सोनॉमी ने कुछ चीजों को बताया। जैसे टैक्सोनॉमी ने कहा कि हम बात करते हैं पहला आइडेंटिफिकेशन की। ये उस बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, कंडोले ने ठीक कहा, आइडेंटिफिकेशन सही चीज है। सेकेंड चीज जो उन्होंने बताया दैट इज नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल वो भी सही है। तीसरी चीज जो आई दैट इज क्लासिफिकेशन, इन्होंने कहा बिल्कुल ये बात भी सही है। तीनों बातों का समर्थन किया किसने? सिस्टमैटिक ने। सिस्टमैटिक किसी भी जीव को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने के बाद ये भी स्वीकारते थे और उन्होंने तीन शब्दों को बिल्कुल सपोर्ट किया। लेकिन एक चौथी चीज जिन्होंने अपने साइड से जोड़ी दैट इज नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे, कंडोले सही कह रहे हैं, तीन बातें वहां भी सही है, लेकिन एक बात को और आपको इंक्लूड करना पड़ेगा दैट इज नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती क्या है? जैसे धरती पे जो जीव जिस क्रम में आया है ये अरेंज होना भी बहुत जरूरी है। पहले एल्गी आए, ब्रायोफाइट्स आए, कि टेडोफाइट्स आए, कि जिम्नोस्पर्म आए, कि एंजियोस्पर्म आए, या आप बात करें एनिमल्स के केस में तो रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए, फिर कौन आया? मैमल्स आए। तो सही सीक्वेंस में धरती पे कौन आया, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। ठीक, एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्या कहती है डेफिनेशन इसकी? साइंटिस्ट थे सिस्टम लीनियस, इन्होंने एक वर्ड खोजा। क्या? लैटिन वर्ड था। लैटिन वर्ड का नाम क्या था? सिस्टेमा। जो टर्म आई सिस्टमैटिक कहां से आई? एक लैटिन वर्ड से आई जिसका नाम था क्या? सिस्टेमा। मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टम से क्या करना? अरेंज करना। इसी को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। और किन चार बातों का ध्यान रखना? तीन बातें पुरानी, कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और चौथी बात इन्होंने अपने साइड से इंक्लूड करी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी भी बहुत जरूरी है। किस क्रम में कोई जीव धरती पे आया है, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक, क्या कहती है? द टर्म सिस्टमैटिक रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कितने डाइवर्स कोई जीव है, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इस बात पर मेनली सिस्टमैटिक क्या करती है? फोकस करती है। ठीक, आ जाओ क्या क्या, अब देखो वही सी चीज जो मैंने बताया क्या क्या इंक्लूड हुआ। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और चौथी चीज क्या जुड़ गई? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। आज के ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी स्टडी भी करना, इंक्लूड करना, ये भी किसका पार्ट है? सिस्टमैटिक का पार्ट है। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक? गिवन टर्म गिवन बाय लीनियस। और क्या समझाते हैं? लीनियस ने कहा कि भाई जो टर्म उठाई है ये कहां से? एक लैटिन वर्ड है उससे उठाई है, सिस्टेमा। क्या मतलब होता है इसका? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्या चार बातें कही? तीन बातें पुरानी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और चौथी बात आप जो इंक्लूड करते हैं दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस क्रम में कोई जीव धरती पर आया, इस बात की भी चर्चा करनी हमको है। बात समझ में? ही वाज लेजेंड इन द फील्ड। अभी उनकी बात और डिटेल में करेंगे। एक छोटी चीज देखते हैं पीछे। अब आज की जो स्टडी है उसको हम कैसे माने? तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आज की स्टडी जो हम किसी जीव की करते हैं वो ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आज की जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज होती है वो ऐसे नहीं होते जैसे ये लोग बता के गए। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, किसी भी जीव का बाहरी और आंतरिक जो स्ट्रक्चर है सेल का वो कैसा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। और तीसरी बात डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो जीव कैसे धरती पे आया, कैसे डेवलप हुआ, इसी को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट प्रोसेस। किस तरह से डेवलप करके इवॉल्व करके यहाँ तक पहुंचा। और चौथी चीज जो आती है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस जीव के बारे में हमारे पास क्या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर है, किस श्रेणी में वो लाई करते हैं, इकोलॉजिकल लेवल पे भी उसकी स्टडी होना जरूरी है। तो अगर तीन बातों को हम समराइज करें अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा किसको? हमने टर्म पढ़ा टैक्सोनॉमी। शॉर्टकट में लिख देते हैं यहाँ पे, टैक्सोनॉमी। टर्म दिया था किसने?
एपी डे कंडोले ने, एपी डे कंडोले ने क्या बताया? तीन चीजें बताई, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक, किताब लिखी थ्योरी एलिमेंट्री दी ला बॉटनिका, ये किताब लिखी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक, आ जाओ। फिर टर्म किसकी आई? दूसरी टर्म आई सिस्टमैटिक। ये एनसीईआरटी में दिया है 3 पेजेस में, स्टार्टिंग के 2 to 3 पेजेस में दिया हुआ, सीक्वेंस आगे पीछे है, ध्यान से आप उसको पढ़िएगा। इन्होंने कहा अच्छा ही है, ये किसने दिया? इट वॉज गिवन बाई लीनियस। लीनियस इसको देते हैं, क्या समझाते हैं? बोले सही कह रहा है, वो बातें इसकी भी सही है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज जोड़ी वो क्या जोड़ी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कोई कैसे इवॉल्व हुआ है धरती पर। ठीक, और क्या हो सकता है क्या? किस वर्ड से लिया गया है? सिस्टेमा नाम के लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है? लैटिन। अब सवाल कई बार आपके दिमाग में आता है, सर हर वर्ड को दुनिया में लैटिन लैंग्वेज से ही क्यों लेते हैं? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज नोन एज डेड लैंग्वेज। ऐसी भाषाएं जिनका बोलचाल में इस्तेमाल अब नहीं होता है उनको कहते हैं हम लैटिन डेड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज जो है डेड लैंग्वेज है, तो जब किसी चीज़ में बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे हिंदी में जब कोई शब्द हम बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बात समझ नहीं? तो वैसे ही सुधार होते हैं, बदलाव होते हैं, लोग अलग अलग भाषाओं में उसी सेम शब्द को चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई लैंग्वेज बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। इसीलिए दुनिया की सारी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज हम देखते हैं? लैटिन लैंग्वेज। बस नहीं, हमने 2 चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, दैट इज नोन एज आपका सिस्टमैटिक। आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर पढ़िएगा कि धरती पे जितने अभी तक नंबर ऑफ स्पीशीज नोन है उसमें इसकी जो रेंज दी है वो दी है 1.7 से लेकर कितना 1.8 मिलियन। तो जब आप लिविंग वर्ड पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट पहले पेज में लास्ट के नीचे दिया हुआ है 1.7 से लेकर कितने मिलियन ऑर्गेनिज्म की रेंज है? 1.8 मिलियन तक। बात समझ में? चलिए, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, नंबर्स की बात करता है। डाइवर्स का मतलब क्या होना? जैसे आप जू में जाते हो तो जू में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, कैसे? अब एक चिड़ियाघर में जाओ जिसमें सिर्फ हिरन ही हिरन है, क्या वो डाइवर्स है? नहीं। लेकिन एक चिड़ियाघर में आप जाते हो जहाँ हिरन, हाथी, घोड़े सब कुछ मौजूद है, वहाँ हम क्या कहते हैं? वो इन्वायरमेंट कैसा है? वो डाइवर्स है। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, उनके नंबर की बात करता है, और किसकी बात करता है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करता है। ठीक, आगे आ जाओ। सिस्टमैटिक हम पढ़ चुके, ठीक है। अब है क्या? टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। हमारे टेक्सोनॉमी के कितने टाइप्स हो सकते हैं इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। आइए मेनली देखते हैं, इसके जो मेनली टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। एक होती है कीमो टेक्सोनॉमी, पूरा लिख लेंगे, कीमो टेक्सोनॉमी, और एक होती है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी, ये 2 टाइप्स होते हैं टेक्सोनॉमीज की, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। नाम में अगर एंटर कर गए आप तो आपको टर्म तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, और कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। जो प्लांट को क्लासिफाई करे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, डिवाइड करे, अरेंज करे, उसको क्या कहते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी। और जो सेल के बेसिस पर अरेंज करे, सेल के बेसिस का मतलब होता है उसके बिहेवियर के बेसिस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उसके नंबर के बेसिस पर। सेल के क्या? स्ट्रक्चर, बिहेवियर और क्या? नंबर के बेसिस को क्लासिफाई करना, इसको कहते हैं कौन सी टेक्सोनॉमी? साइटोटेक्सोनॉमी, समथिंग रिलेटेड टू सेल। अच्छा, अगर बात करें कीमोटेक्सोनॉमी की, कौन से केमिकल्स? वो केमिकल जो कहां पाए जाते हैं? किसी प्लांट पे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें टैनिन्स की, हम बात करें एल्केलॉइड्स की, एल्केलॉइड्स की बात करें, और क्या हो सकता है? रेजिन्स की बात कर सकते हैं। प्लांट में जो भी इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, जो भी उनके टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, इनके बेसिस पर उनको अरेंज करना, दैट इज नोन एज कौन सा टेक्सोनॉमी? केमिकल टेक्सोनॉमी या कीमोटेक्सोनॉमी इसको कहते हैं। बहुत क्लियर हो गया। तो हमारे टेक्सोनॉमी के कितने टाइप? 2। पहला हो गया कीमोटेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, और दूसरा हो गया साइटोटेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। छोटी चीज याद रख लो, BSNL याद रख लो, BSNL, एल को मारो गोली, याद रहेगा, बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड नंबर। ये 3 टर्म एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दी गई है, इसको पढ़ना है आपको। आइए आगे चलते हैं, चेंज करें। इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। किसी प्लांट में कौन से केमिकल्स हैं, इस बेसिस पर किसी जीव को क्या करना? क्लासिफाई करना, दैट इज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक, फिर बात आती है कौन से केमिकल्स हो सकते हैं। यहाँ देखो नाम लिखे हैं, एल्केलॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स,
टैनिन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके बेसिस पर एनिमल्स को अरेंज करना, क्लासिफाई करना, दिस इज नोन एज कौन सी टेक्सोनॉमी? कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक, दूसरी जो है हमारी वो कौन सी है? साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी नहीं दिया है, स्लाइड मिस हो गई होगी। दैट इज नोन एज, अभी मैंने पीछे बताया आपको, सेकंड वन लिख देता हूं यहाँ पे, मे बी आने में दिक्कत हो गई हो। कीमो हो गया था, साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी मतलब हम किसकी बात करेंगे? उसके सेल की बात करेंगे। सेल में भी किसके? बीएसएनएल। बीएसएनएल का मतलब BSN, और एल को मारना है गोली, एल नहीं रहेगा, सिर्फ याद करने के लिए। बी मतलब बिहेवियर, उस स्ट्रक्चर का, उस सेल का उस क्या बिहेवियर है। दूसरा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और तीसरा उसका नंबर कैसा है। बात समझे? यानी हमारे टेक्सोनॉमी के कितने हिस्से? दो, एक हो गया साइटो, एक हो गया कीमो। जो सेल की बात करें उसको कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी, जो केमिकल्स की बात करें उसको क्या कहते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, दैट इज नोन एज BSNL। और यूज की बात करें तो आपको मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा है? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। आइए, कीमो हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़े से नॉमेनक्लेचर की। हमने आइडेंटिफिकेशन को समझ लिया, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको दिमाग में बैठा लिया कि 3 पार्ट हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहला हमने पढ़ लिया टेक्सोनॉमी, जो अरेंजमेंट की लॉ ऑफ अरेंजमेंट की बात करता है। एपी डी कंडोले ने दिया। चर्चा कहाँ की? अपनी किताब में इसकी चर्चा की। किताब का नाम बताइए, थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी का। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। कितनी चीजें बताई? 3, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। खत्म। फिर कौन आए? टेक्सोनॉमी की बात किसने करी? लिनियस ने। क्या समझाया? लिनियस ने बताया कि जो 3 बातें हैं वो सही हैं, इसमें एक और जोड़ दो, दैट इज नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। या सिस्टम से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर तुम करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स। ठीक। फिर जो मॉडर्न की बात की गई कि आज हम क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हम आज के समय में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर के सेल के स्ट्रक्चर की बात, बिहेवियर की बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, और हम इकोलॉजिकल उसके कैरेक्टर्स की भी बात करते हैं। आज के समय अगर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करना हो तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, तो टेक्सोनॉमी के मेनली 2 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है साइटोटेक्सोनॉमी, दूसरा आता है कीमोटेक्सोनॉमी। जहाँ केमिकल्स की बात करेंगे कीमो, जहाँ सेल्स की बात करेंगे साइटो। ठीक। नॉमेनक्लेचर, अब देखो, अब नामकरण करे तो करे कैसे? किसी चीज़ का अगर हमको नामकरण करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक। तो सबसे पहला सिस्टम लेके आए बाइनोमियल सिस्टम। कौन लेके आए? तो लिनियस लेके आए। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि देखो, ये टर्म था नॉमेनक्लेचर, किसी चीज का नामकरण करना है तो आपको बाइनोमियल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहता है यह सिस्टम? किसकी चर्चा इसमें की जाती है? इन्होंने सबसे पहले क्योंकि इनके टाइम तक अभी तक कोई डिटेल चर्चा किसी चीज की प्लांट के नाम की नहीं हुई थी, तो जो पहला सिस्टम लेके आए बाइनोमियल सिस्टम, और इस सिस्टम ने तूफान मचाया पूरे नॉमेनक्लेचर वाले सिस्टम में। पहली बार प्लांट और एनिमल्स के नाम दिए गए। ठीक। प्लांट और एनिमल्स के नाम दिए गए किस सिस्टम के तहत? बाइनोमियल सिस्टम के तहत। किसने दिया? लिनियस ने दिया। ठीक। क्या कहते हैं लिनियस? use this nomenclature system for the first time on large scale and propose scientific name of many plant and animals। बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के नेम को सजेस्ट किया। किसने? लिनियस ने। किसके द्वारा? इसी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के द्वारा, बाइनोमियल सिस्टम के द्वारा। आइए, और क्या कहते हैं? ऑब्वियस ही बात है, गिवन टर्म बाय लिनियस, तो उसके फाउंडर भी कौन होंगे? लिनियस होंगे। अब बात करें तो ऐसा हुआ कैसे, किस तरह से इन्होंने नामकरण किया? मैंने आपको बताया था, एक चीज भी आपको समझाई थी, कोई भी जीव या पहला कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई नामकरण करता था तो उसका सबसे आसान तरीका होता था, या कोई डिस्कवरी करता था, सबसे आसान तरीका होता था कोई बुक लिख दे या अपने किसी जर्नल में प्रकाशित कर दे। तो पहली बार इन्होंने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, और इसकी ओरिजिनल कॉपी की एक फोटो है। स्पीशीज प्लांटेरम ये किताब लिखी गई ऑलमोस्ट 1 मई 1753 को, 1 मई 1753 में लिखी गई। ठीक। अब खास बात क्या थी, डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस डेट तक बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के नाम दिए जा चुके थे। स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पर प्लांट्स की,
तो इनके पहले, इस डेट के ठीक पहले बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के नाम दे दिए गए थे, लेकिन जब नाम दिए गए और उसके बाद इन्होंने अपना किताबें पब्लिश करी, इस किताब में इन्होंने बहुत डिटेल में चर्चा करी प्लांट्स के नाम की। तो किया क्या गया, इस डेट के पहले जितने भी नाम दिए गए थे प्लांट्स के, उन सारे नामों को कैंसिल कर दिया गया उस समय के साइंटिस्टों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस किताब में इन्होंने बहुत खूबसूरती से, सही तरीके से किसकी चर्चा की थी? प्लांट्स के नाम की चर्चा की। तो आपसे कोई पूछे कि पहली बार प्लांट्स के नाम की डिटेल अगर किसी ने नामकरण किया, किस बुक में किया, तो उस बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। कब किया? तो 1 मई 1753 को किया गया। क्यों? इस डेट के पहले जितने भी नाम दिए गए थे वो सारे नाम क्या कर दिए गए? कैंसिल कर दिए गए। तो आज जो भी नामकरण आप पढ़ते हो, सोचो अगर किसी बेचारे ने 31 अप्रैल को दिया होता, अगर नामकरण किया होता, सॉरी 31 नहीं, 30 अप्रैल को दिया होता, ठीक है, तो क्या होता? तो उसका नाम कैंसिल हो गया। एक दिन पहले, 2 दिन पहले दिया तो उसका नाम क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि इस किताब ने बहुत अच्छे से डिटेल में नाम दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, सोच के देखो, जब भी किसी मूवी का, किसी सीरीज का बहुत अच्छा कोई पार्ट आता है या बहुत अच्छी कोई मूवी आती है तो उसका सेकंड पार्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अभी पंचायत सीरीज आई, सबने खूब देखा, एंजॉय किया, ठीक है, फिर लगा यार सेकंड पार्ट आना चाहिए, सेकंड भी आ गया, ठीक है। कालीन भैया वाली जो मूवी थी वो भी आई, पहला पार्ट लोगों ने देखा, खूब एंजॉय किया, फिर सेकंड की डिमांड बढ़ गई। वैसे ही जब लिनियस ने पहली बार प्लांट का नाम दिया, ठीक है, और बहुत डिटेल में दिया और ऐसा दिया कि उसके पहले जितने नाम दिए गए थे सारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या लाया गया? बोले यार एक बार और, वंस मोर। तो लिनियस जो व्यक्ति थे वो दोबारा नाम लेके आते हैं और एक किताब लिखते हैं, उसका नाम होता है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। और इस किताब में ये क्या करते हैं, इस किताब के 10वें एडिशन में, सारे एडिशन में नहीं, इसके 10th एडिशन में, 10th एडिशन में, 10वें संस्करण में ये नाम देते हैं किसका? ये नाम देते हैं एनिमल्स का। तो आपसे कोई पूछे कि एनिमल्स का नाम कौन सी बुक में दिया गया, तो कहोगे सिस्टेमा नेचुरी के कौन से एडिशन में? 10th एडिशन में। पहली बात। दूसरी बात, प्लांट का नाम कहां दिया गया? तो प्लांट का नाम दिया गया जीनस प्लांटेरम में। कब? पहली बार 1 मई 1753 को। सवाल यार सर ये कब दिया गया? तो ये दिया गया 1 अगस्त 1758 को। फिर वही चीज, इसके पहले जितने नाम दिए गए थे सारे नाम क्या कर दिए गए एनिमल्स के आज तक? वो क्या कर दिए गए? वो कर दिए गए कैंसिल, कैंसिल कर दिए गए। तो एनिमल्स के नाम कब से वैलिड है? 1 अगस्त 1758 को वैलिड है। बोलिए बात समझ में आई? पक्का? चलिए चले, अब बात आती है आईसीबीएन की। एक वो संस्था जो पहली बार डिटेल, मैंने कहा था ना अभी जब आपको मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर में, और दूसरी चीज में मैंने कहा था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, किसी भी का नाम रैंडमली नहीं लिखा जाएगा, किसी भी जीव का नाम रैंडमली नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए बेसिक कुछ लॉ होंगे। इस लॉ को जो लेके आया संस्था थी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कौन सी थी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए क्या थी? आईसीजेडएन थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो एनिमल्स के लिए कुछ रूल बनाए गए कि एनिमल्स के नाम लिखे जाने में क्या सावधानी बरतनी है। दूसरा, बॉटनी के नाम के लिए, मतलब प्लांट के नाम के लिए कुछ सावधानियां बताएंगे कि ये सेट ऑफ रूल्स होंगे, आप इसको फॉलो करेंगे तभी किसी जीव का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो पहली चीज ये आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सवाल ये आता है ये संस्था बनाई कब गई? तो बनाया गया 1961 को। ठीक, कलेक्शन क्या है ये? तो ये कलेक्शन ऑफ रूल्स है रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। आईसीबीएन के लिए, आईसीबीएन किसके लिए है? इंटरनेशनल कोड ऑफ कौन सा नॉमेनक्लेचर? बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वही होता आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑफ है। बहुत इनिशियली नीट में एक सवाल आया था तो वहाँ फॉर दिया हुआ था, तब के एनसीईआरटी में थोड़े एरर्स थे, तो बाद में उसको चेंज करके अब क्या किया गया है? फॉर, सॉरी ऑफ किया गया है, जो कि सही है। अब कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। कब एक्सेप्ट किया गया? ये एक्सेप्ट किया गया 1961 को। ठीक, ऑलमोस्ट रूल दोनों के सेम ही थे, तो किसी एक को हम डाउट डिटेल में पढ़ लेंगे, वही किसके लिए वैलिड है? वही आपके दोनों के लिए वैलिड है। ठीक, तो व्हाट इज आईसीबीएन? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड व्हाट इज आईसीजेड? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कब दिया गया? 1961 को। अब इसके कुछ रूल्स दिए गए, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको एनसीईआरटी जो 4-5 रूल दिए हैं वो ढंग से हमको समझ में आएंगे। ठीक, आगे आइए। कुछ एनसीईआरटी में 4 to 5 दिए गए, हम इसको 5 to 7 या 8 तक बना के पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम ने क्या कहा? इस सिस्टम ने बेसिक सी चीज बताई कि किसी भी नॉमेनक्लेचर के लिए किसी भी जीव का नामकरण अगर हमको करना है तो उस नामकरण में तो पहला रूल ये बताया कि इसके 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा इसको हम कहते हैं जेनरिक नेम,
और जो दूसरा पार्ट होगा इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट यानी किसी भी एनिमल या प्लांट के नेम के कितने पार्ट होंगे? दो। पहला पार्ट होगा क्या? जेनरिक नेम, जिसको जीनस कहते हैं, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। जैसे अगर मैं नाम लिखता हूं मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, अब मैंने नामकरण कर दिया, ये कैपिटल है, ठीक। तो ये जो पहला पार्ट होगा ये क्या होगा? जीनस, और ये दूसरा पार्ट होगा ये क्या होगा? स्पीशीज, या इसको कह सकते हैं जेनरिक नेम, और इसको क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हैं। तो ये आया आपका कौन सा रूल? पहला रूल। किसके द्वारा? आपके आईसीबीएन के द्वारा, एनिमल्स और प्लांट के नेम के लिए, ठीक। दूसरा रूल क्या बन सकता है? दूसरा जो बनाया गया, ठीक है, वो ये बताया गया कि टोटोनिम्स कहते हैं, टोटोनिम्स, एक जैसे नाम। तो इन्होंने जो टोटोनिम्स दिए प्लांट या नाम एनिमल्स के नाम के लिए, इन्होंने कहा कि जो टोटोनिम्स हैं वो प्लांट के नेम में वैलिड नहीं है, एनिमल्स के नेम में वैलिड है। सर ये टोटोनिम्स होते क्या हैं? जैसे मैं आपका नाम लिखूं, आपका नाम मान लीजिए नाजा, नाजा बहुत प्यारा नाम है आपका, और आपका घर का पालतू नाम है, पेट नेम है किंग कोबरा। क्या नाम है? किंग कोबरा। बताओ क्या जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट या जीनस और स्पीशीज सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो यही चीज एनिमल में अलाउ की गई कि एनिमल्स में आप नाम का रिपीटेशन कर सकते हो, नाजा नाजा कर सकते हो, आप रेटस रेटस लिख सकते हो। रेटस रेटस किसका नाम है? रैट का नाम है। तो ये नाम एनिमल्स के नाम में चलेगा, लेकिन आप प्लांट के नाम में ये नहीं लिख सकते कि मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, ये गलत होगा। यानी टोटोनिम्स हैं, जो नाम का रिपीटेशन है, वो कहाँ अलाउड है? एनिमल्स में अलाउड है, और कहाँ अलाउड नहीं है? वो अलाउड नहीं है किसमें? प्लांट के नेम्स में। जो पहली चीज आ गई। दूसरी चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? दो रूल हमारे हो गए। तीसरा सेट ऑफ रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है, देखो जब भी हम कोई नामकरण करते हैं, जैसे मैं अपना ही नाम लिखूं, सपोज कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, रैंडमली लिखता हूँ, तो मैं अपना नाम लिखा ऐसा। बेसिक टर्न क्या फॉलो करते हैं लोग? जब भी किसी चीज का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैसा होता है? हमेशा कैपिटल होता है। वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, और इधर जो नाम लिखे जाते हैं वो कौन से लेटर से लिखे जाते हैं? स्मॉल से। क्यों रूल बनाया गया? देखो जब एक साथ साइंटिस्टों के पास बहुत सारे नाम आए, साइंटिस्टों ने कॉमन पैटर्न देखा कि यार सब लोग ना पहला लेटर कैपिटल लिख रहे हैं और लास्ट वाला कैसा लिख रहे हैं? स्मॉल लिख रहे हैं। साइंटिस्ट ने बेसिक रूल बना दिया कि आज तक ऐसा होता आया है, आगे भी ऐसा ही होगा। मतलब आज तक लोग अपना नाम पहले कैसे लिखते हैं? कैपिटल, बाकी के नाम कैसे लिखते हैं? स्मॉल। तो इसी को रूल बना दिया गया थर्ड, कि किसी भी प्लांट का जो जेनरिक नेम होगा, जेनरिक नेम का जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल। बाकी जो भी नाम लिखा जाएगा वो कौन से लेटर से लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। बोलो बात समझ आई? बताइए कितने सेट ऑफ रूल हो गए हमारे पास? हमारे पास रूल हो गए कितना? टोटल 3। फिर से याद करें एक बार। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है किसी भी नाम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा क्या कहता है? जिसको जीनस कहते हैं। दूसरा ये कहता है कि टोटोनिम्स जो है वो प्लांट के नाम में वैलिड नहीं है, एनिमल्स के नाम में वैलिड है। मतलब रिपीटेशन अलाउड है। कहाँ अलाउड है? एनिमल्स में। कहाँ अलाउड नहीं है? तो प्लांट के नाम में। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी किसी चीज का हम नाम लिखते हैं, किसी भी स्पीशीज का हम नाम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको पहला लेटर हमेशा जेनरिक नेम किससे लिखते हैं? पहला जेनरिक नेम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से लिखते हैं, बाकी पूरा नाम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कितने रूल हो गए हमारे? 3। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। आइए अब फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी भी स्पीशीज का नाम लिखते हो, मैं लिख देता हूं जेनरिक नेम, मैं लिखता हूं, चलो फिर से लिख देता हूं मैंगीफेरा इंडिका। तो जो फोर्थ रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी का नाम लिखते हो, कोई भी साइंटिफिक नेम आप किसी प्लांट या एनिमल का लिखते हो, तो उसका नाम लिखने, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो उसके नाम को लिखने के बाद सेपरेटली, बीच में टच नहीं रहेगा, ये सेपरेटली आप इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और यही आपका बनता है कौन सा? रूल नंबर 4। यानी जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो कैसा किया जाएगा? सेपरेटली उसको क्या किया जाएगा? अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका कौन सा? रूल नंबर 4। इसको भी नोट करिए। लेकिन सवाल ये, अच्छा ये भी सोच सकते हो ना कि सर चलिए हाथ से लिख रहे हैं, प्रिंट करेंगे तो जब भी इन नामों को प्रिंट किया जाएगा तो इसको इटैलिक्स में थोड़ा सा कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? कि ये बता सके कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है।
तो जब आप लिखेंगे हाथ से सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और आप कंप्यूटर से अगर प्रिंट कर रहे हैं उस नाम को कैसा कर देंगे, थोड़ा इटैलिक्स में लिख देंगे, ताकि ये बता सके कि नामों की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, वो नामों की ओरिजिन कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक, चलो 5th रूल लिख देते हैं, लिखो। डन। जैसे 5th रूल क्या कहता है, 5th रूल इट्स लाइक कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द नेम। कैसा कंट्रीब्यूशन है, जैसे 5th रूल ये कह दे कि मान लो आप नाम लिख रहे हो, सेम एक एग्जांपल लेके चल रहे बार बार, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। मैंगीफेरा इंडिका आप नाम देते हो, और इस नाम को दिया था मानो लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। हम क्या करते हैं, जिस साइंटिस्ट ने वो साइंटिफिक नेम दिया था उसके नाम के आगे लिख देते हैं लिन। पूरा नहीं थे, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, पूरा लिखोगे तो नाम भर जाएगा। तो उसका हम एब्रिविएशन यूज करते हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और इसको तो अंडरलाइन करते हैं, ये 6th रूल है आपका। इसको अंडरलाइन तो करते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, उसको नॉर्मल रोमन लेटर में लिख दिया जाता है, या सिंपल लेटर्स में उसको लिख दिया जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो ये अंडरलाइन का नाम लिखना, ये हो गया रूल नंबर 5th। और अंडरलाइन नहीं करना, साइंटिस्ट का नाम लिखना, साइंटिस्ट का नाम लिखना, ये हो गया रूल नंबर 5th। और साइंटिस्ट के नाम को अंडरलाइन नहीं करना है, अंडरलाइन नहीं करना है, ये कौन बताता है, ये तो बताता है रूल नंबर 6। टोटल हमारे पास अभी तक कितने रूल हो गए, अभी तक हमने 6 रूल को कंप्लीट किया। पहला क्या बताता है, फर्स्ट, पहला ये बताता है कि जब भी आप किसी प्लांट का या एनिमल का नाम लिखते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जेनरिक नेम, सेकंड पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जीनस और स्पीशीज, 2 पार्ट होना जरूरी है। दूसरा कहता है कि टॉटोनिम्स जो होते हैं, रिपीटेशन ऑफ नेम्स आर अलाउड इन एनिमल्स एंड रिपीटेशन ऑफ नेम इज नॉट अलाउड इन प्लांट्स। ऐसा क्यों हुआ, फिर वही बात कि साइंटिस्ट को जब एनालाइज किया गया अभी तक के जितने नेम्स दिए गए थे उस समय तक, तो पाया ये गया कि ज्यादातर साइंटिस्टों ने एनिमल्स के नेम में रिपीटेशन किया है पर प्लांट के नेम में रिपीटेशन नहीं किया है। फिर वही बात, आज तक ऐसा होता आया है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो जो ट्रेंड देखा गया उस ट्रेंड को आगे कंटिन्यू कर दिया गया। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कोई जो भी जेनरिक नेम होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, बाकी पूरा क्या होगा, स्मॉल से लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो भी एनिमल का नाम या प्लांट का नाम आप लिखते हो वो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, लेकिन अगर कंप्यूटर से प्रिंट किया जाएगा तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, थोड़ा कर्सिव में लिखा जाएगा, ताकि क्या इंडिकेट किया जा सके, उसकी लैटिन ओरिजिन को बताया जा सके। फिफ्थ क्या बताता है कि जो भी साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है वो नाम हमेशा लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, न कि डिटेल में लिखा जाता है। मैंगीफेरा इंडिका और लास्ट में लिख दिया लिन। और 6 पॉइंट ये कहता है कि उस नाम को हमको साइंटिस्ट के नेम को अंडरलाइन नहीं करना है, बाकी आप 2 नाम को जीनियस और स्पीशीज को अंडरलाइन कर सकते हो, बट साइंटिस्ट के नेम को आपको अंडरलाइन नहीं करना है। कितने पॉइंट हो गए टोटल, 6 पॉइंट हमने कवर कर लिया। ठीक, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, जो पॉइंट नंबर 7 होता है कि जो भी साइंटिस्ट का नेम होगा, दिस नेम इज शुड बी ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। यानी साइंटिस्ट का नेम उसके गांव में कैसा है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइंटिस्ट के नेम को थोड़ा सा हमको लैटिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या पूरा ही लैटिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज किया जाए। आप लिनियस का पूरा नाम देखोगे तो वो है कार्ल वॉन लिन, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज जब किया गया तो बन गया कैरोलस लिनियस। क्यों, लैटिनाइज किया गया, यानी साइंटिस्ट के नेम को थोड़ा सा लैटिनाइज किया जाएगा। इसके बाद कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है पॉइंट नंबर 7। अच्छा, मैंने फिर वही बात कि लैटिन में ही क्यों दुनिया के सारे लैंग्वेज हो रही हैं, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज आर नोन एज डेड लैंग्वेज, एंड डेड लैंग्वेज आर दोज व्हिच आर नॉट यूज्ड इन व्हाइल टॉकिंग। हम बात करते समय बोलचाल में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट लैंग्वेज इज नोन एज डेड लैंग्वेज, लैटिन वर्ड से ही नेम को डिराइव किया जाएगा। बात समझ आ गई। कितने पॉइंट होंगे टोटल, 7। और एक पॉइंट और आपको बता दें लास्ट में, वो क्या है कि टाइप या स्पेसिमेन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। यानी जो भी प्लांट या जो टाइप नेमिंग होगी वो कहाँ लगाई जाएगी, उस प्लांट की जो ओरिजिनल कॉपी होगी वह कहाँ लगाई जाएगी, हर्बेरियम नाम की जो शीट होती है हर्बेरियम में लगाई जाएगी। वैसे नामकरण का रूल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रूल यहाँ भी है। तो अगर मेन देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी में 4th 5th तक इसकी चर्चा है। ठीक है, बात समझ आएगी। टोटल कितने नेम हो गए हमारे पास, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। 8 पॉइंट्स को बहुत ढंग से कवर कर लिया। बस में एक बार इसको नोट कर लो, फिर कोई डाउट है तो बताओ, टाइप कर देना, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है जो नीट जैसे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ जो भी क्वेश्चन लगाया जाएगा वो PYQs ही है,
ठीक है, आपको ट्राई करना है। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहली बात तो यार ये ध्यान रखना, नीट बड़ा खेलता है इस एग्जाम से, इस शब्दों से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, तो खेल हो जाएगा। नॉट इनकरेक्ट में तुम्हारा ध्यान इनकरेक्ट पे ही रह जाएगा। सवाल ठीक से पढ़ना। सवाल दिया है कौन सा शब्द सही नहीं, हमको गलत छांटना है। अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो बहुत देर से चला रहे हैं, यही बात बता रहे हैं कि आपको जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं कहीं ना कहीं लैटिन से ड्राइव किए जाते हैं ताकि नाम में चेंज ना आए। सेकंड कह रहा है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, बिल्कुल, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। मैंने अभी आपको बताया, जस्ट पीछे बताया है, क्या बताया कि जब भी किसी साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। लेकिन प्रिंट किया जाएगा तो प्रिंट किस में किया जाएगा, इटैलिक्स में। क्यों, ताकि क्या बताया जा सके, उसकी लैटिन ओरिजिन को बताया जा सके। वही कहा, सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। सही बात, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज का किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर। सही है गलत, बिल्कुल सही बात है। लास्ट पॉइंट कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस। सेकंड जीनस को डिनोट नहीं करता है, फर्स्ट जीनस को डिनोट करता है। पहला होता है जीनस और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो गलत कौन सा हुआ, गलत हुआ आपका फोर्थ ऑप्शन। ये आपके मुझे लगता है री एग्जाम में, रीनीट में 2026 में ये पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज हमने कवर क्या किया बच्चों, आज हमने बहुत आराम से बायोलॉजी के पहले चैप्टर का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है कंप्लीट किया, जिससे आप एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 2 से 3 पेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आप बिल्कुल उसको डिटेल में पढ़िएगा। सबसे पहली बात, लेक्चर अटेंड करने के बाद पूरे 2-3 पेजेस को पढ़िएगा, आपको पहली बार एनसीईआरटी ढंग से समझ में आएगी। दूसरी चीज, इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके क्लासिफिकेशन के आगे जो पार्ट दिए गए हैं, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, की क्या होते हैं, जियोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, गार्डन क्या होते हैं, हर्बेरियम क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। एक बार समराइज कर लें क्या क्या पढ़ा। स्टार्ट किया हमने किससे, टेक्सोनॉमी से, अरेंजमेंट के लॉ की बात करता है। फिर हमने पढ़ा किसको, सिस्टमैटिक को पढ़ा, ठीक। फिर हमने बात करी किसकी, फिर हमने बात करी सिस्टमैटिक पढ़ा। सिस्टमैटिक के बाद हमने कौन सा पार्ट कवर किया, अर्रा मिस कर गए, हाँ ठीक है। सिस्टमैटिक के बाद आईसीबीएन की बात की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद हमने आईसीबीएन की बात करी, और जो बेसिक हमारे क्लासिफिकेशन के रूल्स थे या बेसिक नेमिंग के जो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स थे, हमने उसको फॉलो किया बस हमने। और जो नामकरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, या कई बार आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट बना के, या आपको कोई नाम दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट और इनकरेक्ट। उसके और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक के, उसको हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो मतलब 2 से मुझे लगता है हार्डली 2 से 3 लेक्चर में हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन डिटेल में। बात समझाई, चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।